नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दोपहर का समय था। नागपुर की रहने वाली मेहरुनिसा मोबिन खान अपनी बेटी सना खान को लगातार फोन मिलाए जा रही थी। बार बार उसका मोबाइल कभी नॉट रीचेबल तो कभी नेटवर्क नहीं मिलने का संकेत दे रहा था। उन्होंने उसके दूसरे नंबर को लगाया, उस पर भी उसी तरह की आवाज आई। पहले नंबर को फिर से मिलाया। कुछ देर टोटो की आवाज आने के बाद फिर से वही कनेक्टिविटी नहीं होने का रिकॉर्डेड मैसेज मराठी भाषा में आने लगा। कुछ पल ठहरने के बाद फिर खुद से बोलने लगी, इस नंबर पर तो सुबह बात हुई थी, कहीं उसने सिम तो नहीं बदल लिया। अच्छा, नए नंबर को मिलाती हूँ। वो बोली थी कि जबलपुर में वोडाफोन वाले नंबर पर कॉल मत करना, मैं ही भूल गई थी। मेहरुनिसा ने एक बार फिर नए नंबर को मिलाया। वहां से भी वही नेटवर्क नहीं होने की आवाज आई। ये सब करते करते करीब 15 मिनट बीत चुके थे। उन्हें चिंता होने लगी थी और माथे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थी। हालांकि सना खान कोई किशोरी लड़की नहीं थी, बल्कि 34 साल की खूबसूरत युवती और एक बच्चे की माँ थी। वो माँ की तरह ही राजनीति में पैर रखती थी। फर्क इतना था कि उसे बीजेपी की विचारधारा पसंद थी, जबकि माँ मेहरुनिसा मोबिन खान शुरू से ही कांग्रेस की एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जुड़ी है और नागपुर के गोरले लेआउट क्षेत्र के अवस्थी नगर में रहती है। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दमखम पर ही सना बहुत जल्दी ही पूर्वी महाराष्ट्र शहर में भाजपा अल्पसंख्यक सेल की पदाधिकारी बन गई थी। उसकी प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं से अच्छी जान पहचान थी। मां के लिए चिंता की बात इसी को लेकर थी कि उसके जितने चाहने वाले थे उतने ही उससे नफरत करने वाले भी थे। 34 साल की सना ने 24 अप्रैल 2023 को 37 साल के अमित साहू उर्फ पप्पू से जबलपुर में शादी कर ली थी। बिजनेसमैन साहू लगभग 4 साल पहले अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे, जबकि सना भी अपने पहले पति से अलग होकर अपनी मां के साथ रह रही थी। साथ में रहने वाला 13 साल का बेटा अल्तमस नागपुर के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। इस कारण सना का नागपुर और जबलपुर आना जाना लगा रहता था। ये कहें कि उसका एक पैर नागपुर में होता था तो दूसरा पैर जबलपुर में रहता था। वो अपनी माँ के घर नागपुर और पति के घर जबलपुर अक्सर अकेली आती जाती थी। सना 1 अगस्त की आधी रात को एक प्राइवेट बस से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। उसका जबलपुर जाना अचानक हुआ था। अगली सुबह उसने माँ को फोन किया था, अच्छी तरह जबलपुर पहुंचने की सूचना दे दी थी। उसने बताया था कि रास्ते में उसे कोई परेशानी नहीं हुई और उसे कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही है। इस पर माँ ने समझाते हुए उसे एक बार फिर वही बात दोहराई जो उसने घर से निकलते समय बोली थी, गुस्सा मत करना, शांति से बातचीत करना। जवाब में सना ने हामी भरी थी और विश्वास दिलाया था, अम्मी जैसा तुम चाहो। सना ने नागपुर में अपने बेटे से भी फोन पर बात की थी। उसके बाद बेटा बाय बोलता हुआ स्कूल चला गया था और मेहरुनिसा भी घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गई थी। जैसे ही उन्हें फुर्सत हुई उन्होंने सना को फोन मिलाना शुरू कर दिया था, किंतु ये क्या, फोन लग ही नहीं रहा था। वो कभी सना पर तो कभी टेलीकॉम कंपनी पर खींच निकाल रही थी। खींचती हुई खुद से बोलने लगी, 3 फोन और 10 सिम किस काम के, जब किसी पर बात ही ना हो पाए। कुछ पर रुकने के बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया, बेटा मोहसिन तू कहाँ है? क्या हुआ अम्मी, मैं किसी काम से बाजार की ओर निकला हूँ। तुम्हारी आवाज घबराई हुई क्यों लग रही है? घर में सब खैरियत तो है ना? मोहसिन खान बोला। हाँ बेटा, सब खैरियत है, मेहरुनिसा ने कहा। तो फिर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हाफने जैसी आवाज निकल रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर तुम्हें देखने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गई थी। तुम नहीं दिखे तो तुम्हें फोन किया। सना को लेकर चिंता हो रही है। सना को लेकर क्या हुआ उसे? सुबह ही तो उसने तुमसे बात की थी, उसने भी मेरी खैरियत पूछी थी, मोहसिन बोला। उसे फोन मिलाते मिलाते काफी समय हो गया है, कई नंबरों पर फोन मिला लिया, कोई नहीं लग रहा है। जरा तू अपने फोन से उससे फोन मिला, मेहरुनिसा बोली। जी अम्मी, मोहसिन ने कहा। मेहरुनिसा को कुछ समय बाद मोहसिन का फोन आया। उसने कहा,
अम्मी मेरे फोन से भी उसका फोन नहीं लग रहा है। तुम्हारे फोन से भी नहीं लग रहा? बेटा मुझे तो डर लग रहा है, मेहरुनिसा रोमांसी होते हुए बोली। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? सना अपने पति के पास गई है, वो समझदार है, जिम्मेदारी समझती है, बिजनेसमैन वुमेन है, नेता है। मोहसिन सना की तारीफ में बोलता जा रहा था। बीच में ही मेहरुनिसा ने टोक दिया, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात वो फोन पर अमित से जिस लहजे में बात कर रही थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पर मैंने समझाया भी था उसे। क्यों, क्या हुआ था? फिर उसका अमित के साथ झगड़ा हुआ था? मोहसिन ने पूछा। हाँ बेटे, पैसे के हिसाब किताब को लेकर तो हमेशा उन दोनों के बीच बहस होती ही रहती है, लेकिन कल सना कुछ ज्यादा ही झगड़ रही थी। वो अमित से फोन पर ही ऊंची आवाज में बात कर रही थी, अपनी सोने की चेन और पैसा मांग रही थी। साहू ने उससे जबलपुर आकर बात करने को कहा था, मेहरुनिसा बोली। अच्छा, इसलिए वो आनंद फानंद में रात को ही जबलपुर निकल गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसे फिर कॉल करूंगा, तुम भी कर लेना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। ठीक ही रहे तो अच्छा है बेटा। ये कहते हुए मेहरुनिसा ने फोन काट दिया। उसके बाद मेहरुनिसा ने अंत में अमित साहू को फोन किया। उससे बात हुई, अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन सना से बात नहीं हो पाई। साहू ने बताया कि सना आई थी, बहुत ही गुस्से में थी, उसके साथ काफी तीखी बहस हुई। उसके बाद वो चली गई। कहाँ गई कुछ नहीं बताया। उल्टे साहू ही कहने लगा कि अगर वो नागपुर पहुंचे तब सना से उसकी बात करवा देना। 2 अगस्त 2023 की पूरी रात तक सना से ना तो मेहरुनिसा की बात हुई और ना ही घर वालों के पास उसकी कोई कॉल आई। उस रोज सुबह की कॉल ही घर वालों के लिए सना की आखिरी कॉल थी। घर के लोगों ने किसी तरह से रात काटी। अगले रोज 3 अगस्त को मेहरुनिसा अपने बेटे को लेकर नागपुर जिले के मानकापुर थाने गई। उन्होंने थाने में अपनी बेटी सना खान के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। मामला एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से जुड़ा था। गुमशुदगी की शिकायत पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सक्रिय सदस्य की तरफ से की गई थी, लिहाजा पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। एसआई पगारे के साथ 4 सदस्यों की पुलिस टीम बनाई गई। टीम सीधे जबलपुर गई, उसके साथ सना के परिवार वाले भी गए। नागपुर पुलिस सीधे गोरा बाजार पुलिस थाने पहुंची, जहां अमित साहू और सना के विषय में जानकारी मिल सकती थी। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित बिरहरी पहुंची। यहाँ के राजुल अपार्टमेंट में उसका पति अमित साहू रहता था, लेकिन पुलिस को उसके फ्लैट पर ताला लगा मिला। एमपी पुलिस के साथ मिलकर महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने अपार्टमेंट में अमित के फ्लैट के आसपास के लोगों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच टीम को वहां सना के बारे में कोई ठोस जानकारी भले ही नहीं मिल पाई हो, किंतु एक चौंकाने वाली जानकारी जरूर मिली। अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि 2 अगस्त को साहू ने सना के साथ यहीं पर मारपीट की थी। घर पर तलाशी के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने कलेक्टर से अनुमति मांगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अमित साहू के घर का ताला तोड़ा गया। पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान सना की मां, उसके भाई सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने अमित के घर की एक एक चीज की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला जिनसे पता चल सके कि सना के साथ मारपीट की गई हो। इस बीच दोनों राज्यों की पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए सना और अमित के संबंधों के बारे में कुछ अन्य जानकारियां जुटाई। उनमें से एक उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। पुलिस को मिले मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार सना और अमित साहू की शादी 24 अप्रैल 2023 को जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मैरिज अधिकारी शेर सिंह मीणा की उपस्थिति में हुई थी। उनका विवाह 3 लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। उनके बारे में सना खान के भाई मोहसिन खान ने पुलिस को बताया कि दोनों की पहली मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। अमित सना से नागपुर में तब मिला था जब वो अपने एक परिचित का इलाज करवाने के लिए नागपुर गया था। सना ने अपनी पहुंच और राजनीतिक जान पहचान से अमित की मदद की थी। उसके बाद दोनों की बातें फोन पर कॉल, मैसेजिंग और वीडियो कॉल से होने लगी थी। उसी दौरान उनमें प्यार हो गया। अमित साहू सना की राजनीतिक पहुंच से प्रभावित था। उसे मालूम था कि सना के संपर्क बीजेपी के कई बड़े नेताओं से है। वो महाराष्ट्र के कई नेताओं से मोबाइल चैटिंग के जरिए संपर्क बनाए रहती थी। जबलपुर का रहने वाला अमित साहू एक ढाबा चलाता था। शादी के बाद सना जबलपुर और नागपुर दोनों जगहों पर रहने लगी थी। अमित ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें सना से आर्थिक सहयोग मांगा था। सना के पिता कारोबारी है
उन्होंने अमित को ढाबे में सना की पार्टनरशिप के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। कुछ दिनों में ही पैसों और कारोबार को लेकर दोनों में विवाद होने लगा था। उसके बाद से सना अपने पिता का पैसा वापस मांगने लगी थी। उनके बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था कि सना अपने बेटे के साथ लगातार नागपुर में ही रहने लगी थी। शादी के दौरान सना ने अपने पति अमित साहू को गिफ्ट में एक सोने की चेन दी थी। अमित उसे पहने रहता था। 1 अगस्त को रात में सना और अमित वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान अमित के गले में सोने की चेन नहीं दिखी थी। इस पर सना ने सवाल किया तो चेन को लेकर उनके बीच में बहस होने लगी। उसके तुरंत बाद ही सना नागपुर से जबलपुर के लिए चल दी। सना की तलाश में दोनों राज्यों की पुलिस टीम जुटी हुई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। ना तो सना खान का पता चल पाया था और ना ही अमित साहू का। सना के घर वालों की उम्मीदें टूटती जा रही थी। सना को लापता हुए 4 दिन बीत चुके थे। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी। पुलिस जांच टीम पर बड़े पुलिस अधिकारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सना का भाई भी अमित पर निशाना साधे हुए था। उसका आरोप था कि उसने सना की हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया है और वो खुद गायब हो चुका है। यहाँ तक कि सना के भाई ने अपनी बहन की लाश को हिरन नदी में फेंके जाने की आशंका भी जताई। इसके बाद मामले को लेकर नागपुर के मानकापुर थाने की पुलिस ने जबलपुर में डेरा डाल दिया। सना की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस ने 4 दिन जबलपुर में गुजारे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हारकर नागपुर पुलिस 7 अगस्त 2023 को वापस लौट गई। एमपी पुलिस ने सना और अमित साहू के मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही जांच कर रही थी। इसी जांच के सिलसिले में पुलिस ने अमित साहू के फ्लैट की तलाशी ली थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला था। उसके बाद 6 अगस्त को पुलिस जबलपुर जिले के ही कटंगी थाना क्षेत्र के बेलखाड़ू में स्थित अमित साहू के आशीर्वाद ढाबे पर भी गई। पुलिस ने ढाबे पर भी चेकिंग की। वहां पर मौजूद 10-12 लोगों से पूछताछ की गई। जिस जगह पर अमित ने ढाबा बना रखा था उस जमीन के मालिक से भी पूछताछ की गई। उसे अमित उस जगह का 20,000 रुपए प्रति माह किराया देता था। ढाबे पर काम करने वाला जितेंद्र नाम का नौकर वहां नहीं मिला। पुलिस को उम्मीद बंधी कि उससे अमित और सना के बारे में सुराग मिल सकता है। उसी दिन महाराष्ट्र पुलिस ने कटंगी थाना पुलिस के साथ मिलकर हिरन नदी और आसपास के जंगलों में भी सना और अमित को तलाश किया। महाराष्ट्र पुलिस 7 अगस्त को कटंगी थाना पुलिस के साथ अमित के मूल निवास झगड़ा गांव गई। वहां भी ताला लगा था। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि 3 अगस्त को अमित साहू अपनी मां के पास आया था और ये कहते हुए उसे मौसी के घर जाने को कहा कि मौसी की तबीयत खराब है। इसके बाद अमित की मां ने अपने भांजे मनीष को झगड़ा गांव बुलाया और फिर बहन के यहाँ बरगी डैम चली गई। पुलिस अमित के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश में जुटी रही। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही 7 तारीख की रात को सागर से जितेंद्र नाम के युवक को पकड़ लिया गया। वो 3 अगस्त से ही लापता था। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को अमित साहू कार से ढाबे पर आया था। उसे कार को साफ करने के लिए कहा था। उसने ये भी बताया कि जब वो कार साफ कर रहा था उस दौरान कार की डिक्की में खून के निशान मिले थे। इस बारे में जब उसने अमित से पूछा था तब अमित ने उसे डांटकर शांत करा दिया था। उसके बाद वो डर गया और ढाबे से लापता हो गया था। पुलिस को इस मामले में अमित का हाथ होने की आशंका प्रबल हो गई थी। ये भी आशंका होने लगी थी कि शायद उसने अपनी पत्नी सना खान की हत्या कर दी है। अमित के सागर सिवान या नरसिंहपुर के आसपास होने की उम्मीद थी। अमित साहू पर सना की हत्या का आरोप उसके परिजन भी लगा रहे थे। इसे देखते हुए उसका पुलिस रिकॉर्ड पता किया गया। फिर जो जानकारी मिली वो कुछ कम चौंकाने वाली नहीं थी। दरअसल जबलपुर में गोरा बाजार थाना अंतर्गत राजूर अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर रहने वाले अमित साहू पर एक हत्या का आरोप था। वो उस केस में जमानत पर था। बताया गया कि अमित आदतन अपराधी है। कटंगी थाना इलाके के झगड़ा गांव में भी उसका एक ढाबा है। ढाबे की आड़ में वो अवैध शराब बेचने का काम करता है। जबलपुर के अलावा आसपास के शहरों में भी उसकी शराब की सप्लाई है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2011 और 12 में एक युवक की हत्या कर दी थी। इस दौरान वो पूरे 41 महीने फरार रहा था। बाद में उसे जेल हो गई थी और फिलहाल वो जमानत पर था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क अमित साहू को पकड़ने का था। उसके बाद ही सना के जिंदा होने या उसके मारे जाने के बारे में जानकारी मिल सकती थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर गोरा बाजार की पुलिस उसे ट्रेस करने में जुटी हुई थी। दूसरी तरफ कटंगी पुलिस अमित की कार को तलाश कर रही थी।
अमित और सना की अंतिम लोकेशन बेरखाड़ू के पास मिली थी। उसके बाद से ही दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। आखिरकार मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही 11 अगस्त 2023 को जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस को सफलता मिली और अमित अपने एक सहयोगी राजेश के साथ उसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ति से की गई पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने सना की हत्या 2 अगस्त को ही करके शव को हिरन नदी में बहा दिया था। उसने कहा कि अपनी बीवी सना खान का शव उसने अपने ढाबे के पीछे बहने वाली हिरन नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया था। सना की मौत का राज सन्न करने वाला था। उसने बताया कि सना उसकी बीवी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थी। ढाबे के विस्तार के लिए सना ने उसे 50 लाख रुपए दिए थे। पैसे के हिसाब किताब में हेरफेर को लेकर सना के साथ उसकी अक्सर नोकझोंक हो जाती थी। इसी सिलसिले में 1 अगस्त और 2 अगस्त की रात को भी उसकी रुपए पैसे के हिसाब को लेकर लड़ाई हो गई थी। उनकी लड़ाई फोन के वीडियो कॉल पर हो रही थी। इसी बीच सोने की चेन को लेकर बहस होने लगी, जो 27 ग्राम की थी। सोने की चेन सना ने कोर्ट मैरिज के समय अमित को तोहफे के रूप में दी थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी सना उसे वीडियो कॉल करती तो उसके गले में वो चेन नहीं दिखाई देती थी। इसे लेकर कई बार दोनों के बीच पहले भी बहस हो चुकी थी। सना के बारे में बताते हैं कि उसे सोना पहनने का काफी शौक था। हमेशा उसके गले और हाथों में 4-5 लाख रुपए के जेवरात रहते थे। 2 अगस्त को जब सना जबलपुर आई थी तब भी वो गोल्ड पहने थी। सना ने जो सोने की चेन अमित को दी थी वो जुलाई महीने से ही उसके गले में नहीं थी। इस बारे में सना जब कभी पूछती तो अमित बात टाल जाता था। इस पर सना को शक हो गया था कि अमित ने चेन बेच दी है। उनके बीच विवाद काफी बढ़ गया और सना खान 2 अगस्त की सुबह सुबह राजू टाउन में स्थित अमित के फ्लैट पर आ धमकी। वहां उनके बीच जमकर बहस होने लगी। इसी लड़ाई के दौरान अमित ने डंडे से वार कर दिया। सिर पर चोट लगने से काफी मात्रा में खून बह जाने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए कथित तौर पर अपने एक दोस्त और अपने ढाबे के एक कर्मचारी की मदद ली। योजना बनाकर सना का शव अपने ढाबे के पीछे से बहने वाली हिरन नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया। अमित को नदी में पानी की तेज धारा का अंदाजा था। वो जानता था कि शव बहकर इतना आगे निकल जाएगा कि शायद ही वो दोबारा किसी को मिले। इत्तेफाक से जब शव नदी में ठिकाने लगाया गया तब नर्मदा की इस सहायक नदी में काफी पानी भरा था, कारण नदी पर बने बांध के गेट भी खुले थे। हुआ भी ऐसा ही, शव का कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अमित साहू को धारा 302, 201 और 34 के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस अमित साहू के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में लगी थी ताकि उसे सख्त सजा मिल सके। नागपुर और जबलपुर पुलिस सना खान के शव की तलाश में जुटी हुई थी। 16 अगस्त को पुलिस को घटनास्थल से करीब 300 किलोमीटर दूर सीहोर गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे एक महिला का शव मिला। देखने में वो सना खान का ही लग रहा था, लेकिन डीएनए जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। शव मिलने की खबर सुनकर सना के घर वाले भी सीहोर के लिए अपने घर से निकल गए थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।